हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी ज्ञान एजुकेशन। यूपी टेट और सी टेट की ये वीडियो नंबर 3 होगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूपी टेट और सी टेट में सीडीपी से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट रिपीट ही होते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं युयुत्सा क्या है। ये मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति या चिंतन। तो आंसर आपको टिक करना है। आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति। ये आपकी 14 होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। तो 14 मूल प्रवृत्तियों में मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं उसमें आपका भय, क्रोध, कष्ट, भूख, वात्सल्य, इसी तरीके से उसमें युयुत्सा भी है, यानी कॉम्बैट इज इंस्टिंक्ट। तो ये सारी आपको ध्यान में रख लेनी है मैकडूगल के द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। बालकों के जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं वो तत्व कौन से? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये सब मैं आंसर जो आयोग के द्वारा और जो सीटेट के CBSE के द्वारा आंसर दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यूपी टेट यानी कि आयोग ने क्या माना है और सीटेट में CBSE ने क्या माना है, उस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है। इसके बाद शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा नहीं है? आपको यहाँ पर है देखना है, निम्न में से कौन सा है, तो आपको बताना है कि कौन सा आपका शारीरिक विकास से संबंधित नियम है। तो द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम या आपका मानसिक विकास से भिन्नता का नियम या कल्पना और संवेग विकास से संबंध का नियम। तो आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। आपका जो है वो पर्सनल फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, प्राइमरी लॉ है। ठीक है। यानी कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम जो है वो द्रुतगामी विकास का नियम है। अब द्रुतगामी विकास का नियम होता क्या है वो मैं आपको बता दूं, जिसमें बालकों के बाल्यावस्था और किशोरावस्था के टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से विकास होता है। जैसे 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बाद में 3 वर्षों में शारीरिक विकास गति धीमी हो जाती है, यानी 9 से 12 वर्ष के लिए। इसी तरीके से किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है उसमें 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। बट जो स्टार्टिंग फेज होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि द्रुत यानी कि तेज गति से विकास देखने को मिलता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। जो आपको नहीं बताना है आप ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, देख लीजिए। आप लोगों ने सभी ने पढ़ाई कर रखी होगी तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस पर्पज से है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते जुलते वहाँ पर नज़र आएंगे क्योंकि ये PYQs है तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांत को आपको पढ़ लेना। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं जो है वो आपका हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? कथन पूछा है तो मेरेडिथ, हरलॉक, गैसल या डगलस एंड हॉलैंड। कथन यानी कि यहाँ पर विशेषताएं और नवीन योग्यताओं से संबंधित है तो हरलॉक का ये कथन हो जाएगा। आपको ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं की बात अगर आए तो हरलॉक मार्क करना है। इसके बाद कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। तो पहला है जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, यानी कि जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, बेटर इन एनिमल्स देन ह्यूमन बींग्स। सेकंड है एक स्वतंत्र क्रिया है, अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, हाँ, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। तो आपको बताना है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। आपको आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर C। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। तो कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता है बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है। ये कोहलर का मानना था। इसी तरीके से कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता
का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो यानी कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? तो पंचपद प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किलपैट्रिक, हर्बल्ट, ऑप्शन सी जॉन डेवी, फिर ऑप्शन डी ब्लूम। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा आपकी पाठ योजना प्रतिपादित की गई है पंचपदी प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपी टेट और सी टेट सभी में ये पूछा जाता है और हर शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप चाहे वो पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। इसके बाद सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन है। सृजनात्मकता से संबंधित आपको पता होगा कि किसने क्या कहा है, तो सृजनात्मकता से रिलेटेड जो है उन्हें आपको बताना है। तो डेहन यानी डिहान, ड्रेवहेल और कोल एवं ब्रूस, क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर सृजनात्मक मौलिक परिणामों और को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्रो एंड क्रो। आंसर हो जाएगा आपका क्रो एंड क्रो, कॉल एंड ब्रूस नहीं होगा। तो सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। अब ब्रूस के अनुसार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूस ने कहा था कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो ब्रूस ने मानव उत्पाद, मौलिक उत्पाद कहा, सृजनात्मक एक मौलिक उत्पाद है, ये ब्रूस ने कहा, यानी कोलन ब्रूस ने। इसी तरीके से ड्रेवहेल ने कहा। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या फिर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास आपका अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है, यानी कि एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति, मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 टाइप की मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मूल प्रवृत्तियाँ 14 टाइप्स यानी 14 प्रकार, आपको सभी प्रकार याद कर लेने हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका मैकडूगल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये किसने कहा था? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है मन का, रॉस का, डॉम्बिल का या मैकडूगल का। तो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डॉम्बिल ने कहा था कि जो है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा डॉम्बिल ने कहा था। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है? तो सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बताना है सुजनन शास्त्र के पिता कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सुजनन शास्त्र के पिता हो जाएंगे गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था? एस जलोटा आपको याद रखना है। एस जलोटा जी के जितने भी प्रशिक्षण है वो 12 से 16 वर्ष पर हुए थे। इनके बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट किया था, या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित हैं, या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर चित्रांकन परीक्षण से संबंधित है। तो आपको बताना है कि एस जलोटा जी ने जो परीक्षण किया वो 12 से 16 वर्ष, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि 12 to 16 ईयर्स की एज के बालकों के ऊपर इन्होंने किया था। तो अब ये ध्यान रखना है कि इन्होंने इनके टेस्ट का नाम क्या था? तो इनके टेस्ट का नाम था जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो एस जलोटा जी ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो एस जलोटा जी ने 1964 में साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण को प्रतिपादित किया था, जो कि 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, फिर उसके बाद एस जलोटा जी ने बुद्धि को मापने के लिए ये परीक्षण किया था।
इस परीक्षण के द्वारा उन्होंने एक समूह का गठन किया और एक समूह में बुद्धि को माप सकते हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, जिसमें बुद्धि औसत और सुस्त श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी तरीके से एस जलोटा जी ने 12 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर, यहाँ पे बालक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बालिकाओं को नहीं इंक्लूड किया था, 12 से 16 वर्ष एज, और कौन था, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो लास्ट क्वेश्चन हो जाता है हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको द्विकारक सिद्धांत बताना है बुद्धि का। वर्नन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या स्टर्न ने। तो हु प्रोपाउंडेड द द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर दो तरीके की बुद्धि बताई गई थी टू फैक्टर थ्योरी में। तो जिसमें आपकी एक जी फैक्टर थी और एक एस फैक्टर थ्योरी थी। ये किसने दी थी द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का। तो आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।